बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 ऑर्डर 1 रूल 8 के मुतल्लिक है। ये रूल डील करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट से। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे रिप्रेजेंटेटिव सूट किसे कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सूट की कब ज़रूरत पेश आती है, और इसी तरह रूल 8 में बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। तो आज हम उन तमाम क्वेश्चंस को इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों के जहन में अगर कोई कन्फ्यूजन है रूल 8 के मुतालिक, उस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। इस वजह से ये लेक्चर जो है ये थोड़ा बहुत लेंथी हो सकता है, मगर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर से ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। रिप्रेजेंटेटिव सूट फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग हैं और उन लोगों का किसी डिफेंडेंट के खिलाफ राइट टू रिलीफ अराइज हुआ है, ठीक है, यानी कि वो लोग इस एक ही मुकदमे में इंटरेस्टेड हैं। तो अब इन तमाम लोगों को उसी मुकदमे में पार्टी बनाना एक इनकन्वीनियंट प्रोसीजर है। इस इनकन्वीनियंट प्रोसीजर को अवॉइड करने के लिए रूल 8 को इनकॉर्पोरेट किया गया है, यानी कि रूल 8 अलाउ करती है कि वो लोग जिनका राइट टू रिलीव अराइज हुआ है वो लोग अपने ही में किसी एक या एक से ज़्यादा लोगों को मुंतखब करें, उन्हें मुख्तियार बनाएं और वो लोग कोर्ट में आएँ, कोर्ट से इजाज़त मांगे। अगर कोर्ट ने उन्हें इजाज़त ग्रांट कर दी है तो वो लोग रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर सकते हैं उस डिफेंडेंट के ख़िलाफ़, ठीक है। इसी तरीके से उसी मुकदमे में उन लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है और जिन लोगों को कोर्ट परमिशन ग्रांट करती है वो लोग इस मुकदमे में पार्टीज बन जाते हैं। तो अगर एक शख्स ने बहुत सारे डिफेंडेंट के खिलाफ मुकदमा इंस्टीट्यूट किया है, ठीक है, तो रूल 8 के तहत उन डिफेंडेंट को अलाउ किया गया है कि वो डिफेंडेंट अपने ही में किसी एक या एक से ज़्यादा लोगों को मुंतखब करें, उन्हें मुख्तियार बनाएं और वो लोग कोर्ट में आएँ, कोर्ट से इजाज़त मांगे। अगर कोर्ट ने उन्हें इजाज़त ग्रांट कर दी है तो वो लोग उस मुकदमे को डिफेंड कर सकते हैं, अपने लिए भी डिफेंड करेंगे और उन लोगों के बिहाफ पर भी डिफेंड करेंगे जो लोग इस मुकदमे में इंटरेस्टेड हैं, जिन लोगों का इस मुकदमे में सेम और इक्वल इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। दो विलेजेस थे, ठीक है, उन विलेजेस का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल विलेज ए और विलेज बी। इन दोनों विलेजेस के बीच में एक प्रॉपर्टी सिचुएट करती थी। अब विलेज ए में जितने भी लोग रहते थे उनका यह दावा था कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी मुश्तरका प्रॉपर्टी है। विलेज बी वालों ने कहा कि नहीं जनाब, ये प्रॉपर्टी आप लोगों की नहीं है, ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारी है और हमारी मुश्तरका प्रॉपर्टी है। यहाँ पर विलेज ए वालों ने अपने ही में दो बंदों को मुंतखब किया, उन्हें मुख्तियार बनाया, वो लोग कोर्ट में आए और कोर्ट से इजाज़त मांगी। कोर्ट ने उन लोगों को इजाज़त ग्रांट कर दी और उन लोगों ने विलेज बी वालों के खिलाफ मुकदमा इंस्टीट्यूट कर दिया। अब विलेज बी में भी बहुत सारे डिफेंडेंट थे, बहुत सारे घर थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिल बैठकर जो है अपने ही में दो बंदों को मुंतखब किया, दो बंदों को मुख्तियार बनाया। वो लोग कोर्ट में आए, कोर्ट ने उन लोगों को इजाज़त दी और उन्होंने उस मुकदमे को डिफेंड किया अपने लिए और उन लोगों के बिहाफ पर जो लोग इस मुकदमे में इंटरेस्टेड थे, ठीक है। तो ये दरअसल रिप्रेजेंटेटिव सूट के हवाले से था। अब हम स्टडी करेंगे बेयर एक्ट की लैंग्वेज को कि बेयर एक्ट में हमें क्या बताया गया है। वन पर्सन में सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक बंदा मुकदमा भी कर सकता है और एक बंदा जो है वो उस मुकदमे को डिफेंड भी कर सकता है उन तमाम लोगों के बिहाफ पर जो कि उस मुकदमे में इंटरेस्टेड हैं, जिनका इस मुकदमे में सेम और इक्वल इंटरेस्ट है। सब रूल 1 वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सन्स। न्यूमरस पर्सन दरअसल हमें सिविल प्रोसीजर कोड में यह नहीं बताया गया कि न्यूमरस पर्सन मतलब कितने लोग होंगे तभी रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया जाएगा। न्यूमरस पर्सन ये दरअसल डिपेंड करता है केस टू केस पर, केस टू केस को देखा जाएगा कि केस में कितने लोग जो है इन्वॉल्व है, कितने लोगों का सेम इंटरेस्ट है। तो वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सन्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट, वन और मोर ऑफ सच पर्सन मे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट सू और बी सूड। यानी कि अगर बहुत सारे लोग हैं और उन लोगों का उस मुकदमे में सेम इंटरेस्ट है तो वो लोग एक या एक से ज़्यादा लोगों को मुख्तियार बनाएं और वो लोग कोर्ट से परमिशन मांगे, ठीक है, और उसके बाद जो है वो मुकदमा भी कर सकते हैं और उनके खिलाफ मुकदमा भी किया जा सकता है और मैं डिफेंड यानी कि उस मुकदमे को डिफेंड भी कर सकते हैं।
in such suit on behalf of all or for the benefit of all persons so interested, यानी कि उन लोगों के बिहाफ पर, उन लोगों के बेनिफिट के लिए जो लोग इस मुकदमे में इंटरेस्टेड हैं, जिन लोगों का सेम और इक्वल इंटरेस्ट है इस मुकदमे में. बट द कोर्ट शेल इन सच केस गिव at plaintiff's expense notice of the institution of the suit to all such persons either by personal service or where from the number of persons or any other cause such service is not reasonably practicable by public advertisement as the court in such case may direct. यानी कि यहाँ पर कोर्ट को बाउंड किया गया है कि वो लोग जिन्होंने रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया है उन लोगों से पैसे लें और उनके ही एक्सपेंस पर जितने लोगों को उस मुकदमे में रिप्रेजेंट किया जा रहा है उनको नोटिस दें. ठीक है, यहाँ पर कोर्ट जो है वो पर्सनल सर्विस से भी नोटिस दे सकती हैं. अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से या बहुत सारे लोग जो है उस मुकदमे में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, बल्कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्लेंटिफ हैं और कोर्ट को लगता है कि भाई हर एक को नोटिस देना मुश्किल है, तो यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि इस नोटिस को किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया जाए ताकि उन लोगों के इल्म में हो कि उनके बिहाफ पर कोर्ट में मुकदमा इंस्टीट्यूट कर दिया गया है. ठीक है. सब रूल 2, एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड और डिफेंडेड अंडर सब रूल 1 में अप्लाई टू द कोर्ट टू बी मेड अ पार्टी टू सच सूट. यानी कि जिस मुकदमे में जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्लेंटिफ थे, अब उन लोगों में से जिनको उस मुकदमे में रिप्रेजेंट किया जा रहा है उनमें से कोई शख्स कहता है कि भाई मुझे इस मुकदमे में पार्टी बनाया जाए. ठीक है, या जिनको डिफेंड किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि डिफेंडेंट में से कोई शख्स कहता है कि भाई मुझे इस मुकदमे में पार्टी बनाया जाए, तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे और एप्लीकेशन देने के बाद वो उस मुकदमे में पार्टी बन सकता है. तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने जिन लोगों को परमिशन ग्रांट की है वो वही लोग ही इस मुकदमे में पार्टी हैं. ठीक है, और जिन लोगों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो इस मुकदमे में पार्टी नहीं है. अलबत्ता इस मुकदमे में जो भी डिसीजन आएगा वो सब पर ही एप्लीकेबल होगा. ठीक है, यानी कि वो ऑपरेट करेगा एज रेस जुडिकेटा जितने लोगों को भी उस मुकदमे में रिप्रेजेंट किया गया है. कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं. रूल 8 इज एन एक्सेप्शन टू द रूल दैट ऑल पर्सन इंटरेस्टेड शुड बी मेड पार्टीज. यानी कि रूल 8 जो है ये एक एक्सेप्शन है. ठीक है, यहां पर जितने लोगों का राइट टू रिलीफ अराइज हुआ है और जितने लोग इस मुकदमे में इंटरेस्टेड है वो पार्टीज बन सकते हैं. ठीक है, ये एक एक्सेप्शन दिया गया है, यानी कि सिर्फ एक परमिशन दी गई है, मैंडेटरी नहीं है. तो यहां पर मतलब ये एक एक्सेप्शन है और ताकि उन तमाम लोगों को मुकदमे में पार्टी बनाया जाए ताकि जो भी जजमेंट आए उस मुकदमे में वो रेस जुडिकेटा ऑपरेट करें. तो इसके बावजूद भी अगर कोई जजमेंट आ जाए रिप्रेजेंटेटिव सूट में, वो भी रेस जुडिकेटा ही ऑपरेट करेगी. But where numerous persons are interested in a suit and it becomes inconvenient to make all of them parties, जब बहुत सारे लोग हो और ये inconvenient हो कि उन तमाम लोगों को मुकदमे में पार्टी बनाया जाए, in such case rule 8 provides a convenient procedure in the form of representative suit. तो इसी तरह के जो केसेस हैं उनमें रूल 8 एक कन्वीनियंट प्रोसीजर बताता है कि भाई जो है उनमें से दो या एक से ज़्यादा लोग आएँ और वो रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करें. ठीक है, उन रिप्रेजेंटेटिव सूट में जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है उस मुकदमे में उनको भी रिप्रेजेंट किया जाता है. रूल 8 इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू रिट पिटीशंस. रिट पिटीशंस पर भी एप्लीकेबल है. रूल 8 जो है ये रिट पिटीशंस पर भी एप्लीकेबल है. अगर बहुत सारे लोग पिटीशन फाइल करना चाहते हैं तो उनमें से एक या एक से ज़्यादा लोगों को मुख्तियार बनाया जाए, वो लोग जाके उनके बिहाफ पर अपने लिए और उनके बिहाफ पर रिट पिटीशन फाइल कर दें. या इसी तरीके से बहुत सारे लोगों के खिलाफ रिट पिटीशन फाइल किया गया है, बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स हैं, तो वो रिस्पोंडेंट भी रूल 8 के तहत जो है अपने में से किसी एक या एक से ज़्यादा लोगों को रिस्पोंडेंट बना सकती हैं. ठीक है, तो वो आके उस रिट पिटीशन को जो है वो वहां पर कोर्ट में डिफेंड करेंगे. परमिशन ऑफ कोर्ट अंडर रूल 8 इज टू बी ऑब्टेन्ड. परमिशन लिया जाएगा हर हाल में एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट.
However, it may even be obtained after institution, यानी कि जब सूट को इंस्टीट्यूट किया जा रहा है वहां उस वक्त भी कोर्ट से परमिशन लिया जा सकता है, या सूट को इंस्टीट्यूट कर दिया गया है बाद में भी कोर्ट से परमिशन लिया जा सकता है। दोनों जो है ये वैलिड हैं, ठीक है, पहले भी लिया जा सकता है, बाद में भी लिया जा सकता है। Permission of the court may be expressly granted or may be implied from the circumstances। परमिशन जो है कोर्ट एक्सप्रेसली भी ग्रांट कर सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोर्ट को पता चल जाए कि हाँ ये एक रिप्रेजेंटेटिव सूट जो है फाइल किया गया है और कोर्ट जो है कुछ भी ना बोले, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कुछ ना बोलें, तो इट मीन्स के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इम्प्लाइड परमिशन ग्रांट कर दी है। परमिशन वंस ऑब्टेन इज ऑल्सो गुड फॉर अपील। एक दफा आपने ट्रायल कोर्ट से परमिशन ले ली और रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर दिया और या उस सूट को डिफेंड किया गया, ठीक है, एक दफा परमिशन ले लिया गया है ट्रायल कोर्ट से। फॉर एग्जांपल अगर ट्रायल कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अपील जाए एपेलेट कोर्ट में, तो एपेलेट कोर्ट में दोबारा परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा परमिशन लिया गया तो वो अपील के लिए भी वो परमिशन जो है वो काफ़ी है। Persons to whom permission is granted under Rule 8 are parties to the suit। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जिन लोगों को परमिशन ग्रांट की जाती है वही लोग उस मुकदमे में पार्टीज होती हैं। It is mandatory to serve the notice of institution of the suit to all person interested in the suit। मैंडेटरी है कि जितने लोग भी उस मुकदमे में इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो प्लेंटिव्स हैं चाहे वो डिफेंडेंट है, उन तमाम लोगों को जो है नोटिस देना ज़रूरी है, ठीक है, मैंडेटरी है। वेयर नोटिस हैज बीन गिवन बाय द ट्रायल कोर्ट, अगर ट्रायल कोर्ट ने एक दफा नोटिस दे दी है, देन एट द एपेलेट स्टेज इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव नोटिस अगेन। फिर अपील कोर्ट के लिए लाजमी नहीं है कि वो दोबारा जो है वो नोटिस दें। एक दफा ट्रायल कोर्ट ने नोटिस दे दी है तमाम लोगों को, जो लोग जो है इस मुकदमे में इंटरेस्टेड है, तो दोबारा नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। Where the notice has not been served, the suit cannot be a representative suit। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर नोटिस नहीं दिया गया उन लोगों को जिनको उस मुकदमे में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो मुकदमा फिर रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं होगा एंड द डिक्री विल बी बाइंडिंग ओनली अपॉन द पार्टीज। और जिन लोगों को परमिशन दी गई है उन लोगों पर ही सिर्फ वो डिक्री जो है वो बाइंडिंग होगी, ठीक है, यानी कि जिनको रिप्रेजेंट किया गया है उन पर बाइंडिंग नहीं होगी। अगर वो लोग चाहते हैं सेपरेट सूट फाइल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको नोटिस ही नहीं दिया गया था, तो लिहाजा नोटिस देना जो है वो लाजमी है। द डिक्री पास्ड इन अ रिप्रेजेंटेटिव सूट शेल ऑपरेट रेस जुडिकेटा एंड शेल बी बाइंडिंग ऑन ऑल पर्सन्स हु आर रिप्रेजेंटेड इन दिस सूट। यानी कि जो डिक्री आ जाए रिप्रेजेंटेटिव सूट में वो ऑपरेट करेगी रेस जुडिकेटा, ठीक है, और वो तमाम लोगों पर बाइंडिंग होगी जिन लोगों को उस मुकदमे में रिप्रेजेंट किया गया है। मगर शर्त यह है कि जिन लोगों को रिप्रेजेंट किया गया है उन लोगों को नोटिस मिला हो कोर्ट की तरफ से, ठीक है। वेयर द सूट इज अबंडेंट बाय द प्लेंटिफ, द पर्सन रिप्रेजेंटेड विल नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम फाइलिंग अ फर्दर सूट। फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिफ्स हैं, उन्होंने एक शख्स को मुंतखब किया, वो आया, उसने रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया। अब उसने क्या किया कि उसने फॉर एग्जाम्पल वो अब प्लेंटिफ नहीं बनना चाहता, यानी कि वो उस केस को विड्रॉ करना चाहता है, तो जिन लोगों को उस मुकदमे में रिप्रेजेंट किया गया है उन लोगों को फर्दर सूट फाइल करने से नहीं रोका जाएगा, यानी कि वो लोग जो है फर्दर सूट फाइल कर सकते हैं। द पर्सन रिप्रेजेंटेड कैन फाइल एन अपील। अब फॉर एग्जाम्पल डिसीजन प्लेंटिफ्स के खिलाफ आया, फॉर एग्जाम्पल अब जिन लोगों को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, और जो पार्टीज हैं उस मुकदमे में, वो पार्टी कहती है कि भाई हमें फर्दर अपील फाइल नहीं करनी, तो यहाँ पर जिन लोगों को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, वो उन लोगों में से भी कोई एक शख्स जो है वो अपील फाइल कर सकता है, यानी कि लाजमी नहीं है कि वो पार्टी नहीं है लिहाजा वो अपील नहीं कर सकता, वो अपील कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं,
ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो रिप्रेजेंटेटिव सूट के हवाले से था। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस लेक्चर को जो है लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके रिप्रेजेंटेटिव सूट के हवाले से। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।